नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 का विषय जीव विज्ञान इसमें आपका चल रहा था पोषण। तो आपको बता दिया गया था कि पोषण क्या है, भोजन क्या है। अब भोजन के बारे में जो चीज़ बताई गई थी, जो कुछ हम अंतर ग्रहण करते हैं उसका कुछ उद्देश्य होता है। वो शरीर में जो कार्य है भोजन का, उस अपने कार्य का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण आदि का उपयोग करते रहते हैं। लेकिन पोषण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आपको बताया गया था कि यह केवल एक क्रिया नहीं है, यह प्रक्रिया है, इसके कई चरण हैं। तो उन चरणों की अगर हम बात करें तो वो चरण, पहला चरण आपको बताया गया था कि अंतर्ग्रहण। पहला चरण क्या था, अंतर्ग्रहण। तो आइए एक एक इसके जो चरण हैं इनके बारे में हम आज थोड़ा डिस्कस करते हैं, वो चरण क्या हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला चरण जो आपको बताया गया था पोषण का, वो क्या था, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण इसमें क्या होता है, अंतर्ग्रहण के अंतर्गत हम भोज्य पदार्थ को बाह्य वातावरण से ग्रहण करते हैं, मतलब मुंह में ले जाते हैं, मुख गुहा में ले जाते हैं, वहाँ उसको चबा करके हम क्या करते हैं, निगल जाते हैं। इस क्रिया को हम क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण। भोज्य पदार्थ को बाह्य वातावरण से मुख गुहा में ले जा करके चबा करके उसको निगल जाना, ये चीज़ क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण कहलाती है। तो जो बाह्य वातावरण से भोज्य पदार्थ जो भी हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, चाहे जिसका स्रोत हो, तो उसमें जैसे रोटी, दाल, चावल, सब्जी, आप जो कुछ भी खाते हैं क्या करते हैं, उसको बाह्य वातावरण में है, उसको आप क्या करते हैं, मुंह में ले जाते हैं, उसके बाद उसको चबाते हैं। चबाने की प्रक्रिया भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि पाचन के लिए हम बड़े पदार्थों को, बड़े टुकड़ों को नहीं पचा सकते हैं, उनका छोटा होना जरूरी है। तो वो चीज़ जब पाचन आएगा तो उसमें हम आपको विधिवत बताएंगे। तो मुख गुहा से ही पाचन प्रारंभ हो जाता है। आप उसको भोजन को चबा रहे हैं तो ये एक प्रकार का पाचन है, इसको हम कहते हैं भौतिक पाचन, क्योंकि इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। रोटी का बड़ा टुकड़ा है तो छोटे टुकड़े में टूट जाता है। तो ये चबाने की जो प्रक्रिया है ये क्या है, भौतिक पाचन के अंतर्गत आता है। और भौतिक पाचन आगे आमाशय में भी होता है क्रमाकुंचन के द्वारा, तो जब उसका पढ़ाएंगे पाचन तंत्र तो उसमें बताएंगे। तो ये प्रक्रिया हुई अंतर्ग्रहण कि बाह्य वातावरण से भोज्य पदार्थों को निगल जाना, ये क्या है, अंतर्ग्रहण है। और इसमें मुख गुहा में थोड़ा सा रासायनिक पाचन भी होता है। मुख गुहा में जो लार निकलती है, लार में एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम। तो वो क्या करता है, वो भोज्य पदार्थ को, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसके काफ़ी भाग को क्या करता है, वो ग्लूकोज में बदल देता है या छोटे कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। तो एक प्रकार से वहाँ रासायनिक परिवर्तन कार्बोहाइड्रेट का होता है। लगभग अगर पूर्ण रूप से उसको आप चबाएं तो लगभग 40% कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में हो जाता है। इसके बाद भोजन और प्लस लार, ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो वहाँ पे एक संरचना बन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, बोलस। क्या कहेंगे इसको, बोलस। बोलस क्या होता है, यह है भोजन प्लस लार,
ये मिल करके भोजन को आप चबाते रहते हैं और उसमें लार मिलता रहता है, तो एक लुगदी जैसा चिकना पदार्थ बन जाता है और वो आराम से फिसलता हुआ अंदर चला जाता है। तो ये बोलस, ये महत्वपूर्ण बात है कि बोलस किसे कहते हैं। तो बोलस जब पूछा जाए तो आप बताइए, भोजन और लार, ये जब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो एक लुगदी जैसी संरचना और तरल बन जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बोलस। इस बोलस को निगल जाना ही अंतर्ग्रहण है। आप ये भी कह सकते हो कि बोलस को निगल जाना अंतर्ग्रहण है। अब अंतर्ग्रहण हो गया तो भोजन कहाँ पहुँच गया, आपके पेट में पहुँच जाएगा। पाचन तंत्र में रास्ते में फेरिंक्स मिलेगा, एसोफेगस मिलेगा, उसी नलिका से होता हुआ कहाँ चला गया, वो पेट में। तो अब भोजन का जो दूसरा, पोषण का जो दूसरा चरण है वो क्या है, पाचन। ये महत्वपूर्ण है, इस पे काफ़ी लंबी चर्चा की जाएगी। सारे इसके चरण हैं, सारी एंजाइम्स वगैरह जो भी कुछ सब बताया जाएगा, लेकिन यहाँ बस केवल ये समझ लेते हैं कि पाचन है क्या। पाचन का मतलब होता है कि भोज्य पदार्थों को अवशोषण के योग्य बनाना। भोज्य पदार्थों को अवशोषण के योग्य बनाना, क्योंकि भोजन का जो काम ऊर्जा उत्पादन का है या जो भी काम है वो कोशिकीय स्तर पर होता है। तो कोशिकाएं इतनी सूक्ष्म है कि पूरा जो भोजन आप खाते हैं बड़ा बड़ा टुकड़ा उसके अंदर नहीं जा सकता है। तो उसको, भोजन को इतने छोटे छोटे कणों में तोड़ देना कि ताकि कोशिकाएं उनका अवशोषण कर सकें, कोशिकाएं उन्हें अवशोषित कर सकें, कोशिकाएं उनको सोख सकें। ठीक है, तो यह प्रक्रिया क्या है, पाचन है। भोज्य पदार्थों को छोटे टुकड़ों में तोड़ना, माने अवशोषण के योग्य टुकड़ों में तोड़ देना, ये क्या कहलाता है, पाचन। या कह सकते हैं बड़े तथा जटिल भोज्य पदार्थों को छोटे तथा सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। बड़े तथा जटिल भोज्य पदार्थों को छोटे तथा सरल अणुओं में तोड़ना, यह पाचन कहलाता है, ताकि वो क्या हो, कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित हो जाए ना। अगर उसी तरह से बिना पाचन किए अवशोषण होने लगे, बिना पाचन किए आप शरीर उपयोग करने लगे, तब तो कोई बात नहीं है। ठीक है, 2-4 रोटी अपना यहाँ भुजा उजा में बांध लीजिए, हाथों में ताकत आ जाएगी। ठीक, 1 घंटे आप जो है दाल और मालिश कर लीजिए, ताकत आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं जब तक पचेगा नहीं। अब भोजन जो, जैसे भोजन में कल आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन बताया गया है, तो उनकी छोटी इकाइयाँ होती हैं। तो जिन इकाइयों से मिल करके भोज्य पदार्थ बनता है, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बड़ा बनता है, ठीक उसका उल्टा होता है। उसी क्रम में टूट करके वो फिर उसी इकाई में आ जाता है जिस इकाई से बना है। मतलब वो मोनोमर एक अलग इकाई से मिल करके बना है और फिर टूट करके उसी एक अलग इकाई में आ जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या है, पाचन है। जैसे हम एक एग्जाम्पल यहाँ ले रहे हैं बस समझाने के लिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, इसकी छोटी इकाई, जो सबसे छोटी इकाई है, एकलक उसको हम कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। जैसे ग्लूकोज की बात हम कर दें, क्या है, ग्लूकोज। ठीक, ये छोटी इकाई है। अब कई ग्लूकोज मिल करके क्या करेंगे, बड़ा कार्बोहाइड्रेट बना देंगे। अब यह कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में जाएगा, इसको आप खाएंगे, तो क्या यह कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में उपयोग आ सकता है, नहीं आ सकता है। जब तक वो पुनः इस रूप में नहीं आएगा तो पाचन क्रिया में क्या होता है, फिर इसी को तोड़ा जाता है। इसी को क्या किया गया, ये देखिए अलग अलग टुकड़ों में तोड़ा गया। फिर अगले चरण में क्या होता है, ये एक एक में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक था और फिर ये अलग अलग हो गए। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पाचन। भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ताकि वो क्या हो सके, अवशोषित हो सके, कोशिकाओं द्वारा उनका अवशोषण हो सके। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, पाचन। ठीक, अब इसके बाद जो अगला चरण आता है, पाचन के बाद वही आ गया अवशोषण का। क्या, अवशोषण। अवशोषण यहाँ 2 स्थान पर होता है। एक तो होता है जब पचने के बाद, आमाशय में पचने के बाद भोजन छोटी आंत में पहुँचता है, तो फिर वहाँ भोजन जो होता है आंत से
रक्त नलिकाओं में जाता है। आंत की दीवार में पतली पतली रक्त नलिकाओं का जाल होता है और उसमें कुछ आंत में कुछ इस तरह संरचनाएं बनी होती हैं जिनको हम विलाई और माइक्रोविलाई कहते हैं, सूक्ष्मांकुर या रसांकुर। तो क्या करते हैं, भोज पदार्थ जो आंत में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तरल के रूप में, उनको क्या करते हैं, सोखते रहते हैं। तो सोख करके कहाँ ले जाते हैं, सोख करके और रक्त में मिला देते हैं। और चूंकि रक्त जो होता है आपके पूरे शरीर में हमेशा दौड़ता रहता है, पूरे शरीर में पहुँचता रहता है, तो उसी रक्त के माध्यम से जब रक्त में पहुँच जाता है भोज पदार्थ, पचा हुआ भोज पदार्थ, तो वो क्या होता है, फिर उसी रक्त के द्वारा आपके पूरे शरीर में पहुँचता रहता है। एक जगह तो वहाँ सोखा गया, फिर उसके बाद ये दूसरी जगह सोखा जाता है विसरण क्रिया के द्वारा। रक्त नलिकाओं से वह भोजन जो होता है निकल करके बाहर, जैसे ये रक्त नलिका है, ठीक, और ये इधर ये सब कोशिकाएं हैं और इसमें ग्लूकोज जा रहा है। तो इसको कैसे मिलेगा, तो यहाँ से निकल के यहाँ आएगा और फिर यहाँ से चला जाएगा इसमें। एक बार फिर यहाँ पे क्या होता है, विसरण की क्रिया के द्वारा कोशिकाएं जो होती हैं भोज पदार्थों को अवशोषित करती हैं या प्राप्त करती हैं। तो ये प्रक्रिया हुई अवशोषण की, भोज पदार्थों का, पचे हुए भोज पदार्थों का रक्त में पहुंचना और रक्त के माध्यम से शरीर में पहुंच करके कोशिकाओं में पुनः पहुंचना, ये प्रक्रिया क्या है, अवशोषण है। उसमें एक प्रक्रिया परिवहन भी उस दिन लिखा गया था, तो परिवहन को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। चूँकि भोजन जो है रक्त के साथ परिवहन कर रहा है, रक्त के द्वारा क्या हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो ये भोजन का परिवहन हुआ। लेकिन भोजन परिवहन तंत्र नहीं होता है, भोजन परिवहन तंत्र शरीर में नहीं होता है, जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसी के द्वारा भोजन का परिवहन होता है। और वो जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो होता भी इसीलिए है कि भोज पदार्थों को, उत्सर्जी पदार्थों को, हार्मोन्स को, एंजाइम्स को, या जो भी आवश्यक पदार्थ शरीर के भीतर स्थानांतरित होने हैं, उन सबको क्या करे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो ले जाता रहे। इसीलिए जो परिवहन तंत्र का विकास हुआ है, परिसंचरण तंत्र का। तो ये हुआ अवशोषण। अवशोषण के बाद हम लिख दे रहे हैं परिवहन, जानते रहिएगा। परिवहन वही है कि रक्त के द्वारा भोज पदार्थ का कोशिकाओं तक पहुंचना। इसके बाद जो अगला नंबर आता है वो है स्वांगीकरण का। अगर ये काम न हो, स्वांगीकरण न हो, तो सारे अंतर्ग्रहण, पाचन और शोषण का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, कि उसी तरह से हो गया जैसे आप आटा सान लिए, कढ़ाई चढ़ा दिए, तेल डाल दिए, पूरी बेल लिए और पूरी कढ़ाई में डलबे नहीं करिए ना, तो कोई उसका मतलब नहीं निकलेगा। तो स्वांगीकरण ये चीज़ जो है, अब भोजन को अभी हमने पचाया, कोशिकाओं तक पहुंचाया, ठीक है, लेकिन भोजन का जो उद्देश्य था कि उससे हमको ऊर्जा प्राप्त करनी है, ठीक, तो ऊर्जा प्राप्त करने का काम ये जो है स्वांगीकरण कहलाता है। ये कोशिका के भीतर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर जब भोज पदार्थ, ये मान लेते हैं कोशिका है, ठीक है, और ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये थी रक्त नलिका, यहाँ था ग्लूकोज, ग्लूकोज आया यहाँ पे, यहाँ से आया यहाँ पे, ठीक। अब जब ग्लूकोज इसके भीतर जाएगा, तब जैसे भोजन आप मार्केट से सब्जी लाते हो, जब तक रसोई में नहीं ले जाओगे तब तक नहीं पकेगी, ठीक। अब ये भोज पदार्थ जो ग्लूकोज यहाँ पहुँचा, जब तक माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा, और इधर से रक्त के माध्यम से इसमें ऑक्सीजन भी आ जाती है, तो ये ऑक्सीजन और ये ग्लूकोज जो पहुँचा माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर, तो वहाँ पर उसका दहन किया जाएगा, उसको तोड़ा जाएगा, उसका ऑक्सीकरण होगा। लेकिन ग्लूकोज कण इतना बड़ा होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो ग्लूकोज कण कोशिका द्रव्य में क्या होता है, दो छोटे भागों में टूट जाता है, इनको हम कहते हैं पायरुविक अम्ल। एक ग्लूकोज अणु टूट करके क्या करता है, दो पायरुविक अम्ल बनाता है, और वही दोनों पायरुविक अम्ल क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करते हैं और ऑक्सीजन गैस प्रवेश करती है, और इसी ऑक्सीजन के द्वारा उस पायरुविक अम्ल का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। लेकिन हम सामान्य रूप से इसको यही कहते हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ, ठीक। तभी जब श्वसन की बात आएगी तो वहाँ पे पूरा इसका बताया जाएगा। चलिए
तो ये हो गया स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब है कि कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया में भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण, जिससे क्या होगा, ऊर्जा का उत्पादन होगा। इसके बाद अगला और अंतिम चरण है वैक्षेपण। क्या है? वैक्षेपण। ये क्या है? उस दिन बताया गया था कि अपच भोज्य पदार्थ को, जो भोजन आप खाते हैं जरूरी नहीं सब पच जाएगा, उसका अधिकांश हिस्सा, जैसे भोजन में आप खाते हो, वनस्पतियाँ खाते हो, चावल आटा खाते हो, उनकी कोशिकाएं, तो उसकी कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। हम आप सेलुलोज नहीं पचा सकते हैं। ठीक, इस तरह से बहुत सारे भोज्य पदार्थ में ऐसे पदार्थ रहते हैं कि जिनको हम नहीं पचा सकते हैं, तो वो क्या रहते हैं, अपच रहते हैं। तो उन अपच भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, वैक्षेपण कहलाती है या मल परित्याग कहलाती है। इस प्रकार क्या करते हैं, हम अपच भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यही क्रिया क्या कहलाती है, वैक्षेपण कहलाती है। ठीक, अब इसमें हम, ये खत्म हुआ पोषण के चरण। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ाएंगे आपको पाचन तंत्र। क्या पढ़ाएंगे अब, पाचन तंत्र। पहले पाचन तंत्र बता देंगे कि कौन कौन से अंग हैं जिसमें पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, पोषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। उसके बाद तब फिर हम शुरू करेंगे ये सब सारी चीज़ें फिर एक बार डिटेल में। तो सबसे ज़्यादा डिटेल में वहाँ क्या होगा, पाचन, और ये स्वांगीकरण चला जाएगा श्वसन में, वहाँ पे इस कारण के भोजन का परिवहन रक्त में चला जाएगा, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें अब डिवाइड हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम अब अगली क्लास में शुरू करेंगे क्या, पाचन तंत्र। तो आप एक पाचन तंत्र का फिगर बना लीजिएगा किताब से, और देखिए संभव होगा तो हम भी आपको एक पाचन तंत्र का एक फिगर आपके ग्रुप में हम भेज देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।